स्वागत है आपका यूपी एग्जाम कॉन्सेप्ट में। तो आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने पेट का प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस होते हैं 1 से 25 तक। ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर, ये शहर है नेपा नगर, किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी अखबारी कागज, ऑप्शन सी सीमेंट या ऑप्शन डी लौह इस्पात। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करिए। ये कूट का प्रश्न है। कूट 1 क्या है? भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्राथमिक क्षेत्र का अंश घट रहा है, जबकि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों का अंश बढ़ा है। यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि भारत कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल से गुजर रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि कृषि, खनन इत्यादि। अब दूसरा देखेंगे कि दूसरा क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र वो होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विनिर्माण कर कर बेचा जाता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि खनन द्वारा हम लोहे की प्राप्ति करते हैं, उसी लोहे से हम कार बनाते हैं। तो कार जब बनाते हैं तो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो वो कार बनाना, या फिर हम कृषि से बात करें, जैसे गेहूं का उत्पादन हमने किया, गेहूं से हम ब्रेड बनाएंगे, तो ब्रेड बनाने का जो प्रोसेस है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम देखें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। तृतीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत सेवाएं आती हैं। सेवाएं कैसे? जैसे कि टीचिंग, या फिर सेवा किस प्रकार की? सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की जो सेवाएं होती है, जैसे कि बैंक है, टीचिंग है, दुकान इत्यादि, जितने भी सेवा भाव के लिए होते हैं उसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जीरो इन्वेस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट के सिद्धांत पर तृतीयक क्षेत्र होता है। तो अब हम कूट देखें। कूट 1 क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटा और द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ा है। यह प्रवृत्ति दिखाई देती है भारत से औद्योगिक अर्थव्यवस्था के संक्रमण काल से गुजरने के लिए। तो दोनों ही बात सत्य है कि पहला प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि का, खनन का क्षेत्र घटा हुआ है, और ये भारत के कृषि की औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी कि निर्मम काल से गुजर रहा है। तो हमारा ऑप्शन 1 और वो 2 दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन असमतापी प्राणी नहीं है? तो एक ऑप्शन ए देखिए गिरगिट, बी है मेढक, सी है सांप और डी है पक्षी। तो पहले हम देखें कि समतापी कौन कौन से होंगे। समतापी में मनुष्य और पक्षी यानी कि मेमल्स और एविस, ये दोनों आते हैं। और असमतापी में फिशेस
एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, ये 3 आते हैं असमतापी में। तो गिरगिट, रेप्टाइल्स, मेढक, एम्फीबियन और ये सांप, ये भी रेप्टाइल्स वर्ग का है। पक्षी एबीज वर्ग का है। तो ये असमतापी प्राणी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी पक्षी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह पंक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रघुपति सहाय फिराक, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। इन्होंने क्या कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये पूरी इनकी पंक्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी श्री गुरुजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बर्गसन मापदंड संबंधित है किससे? ऑप्शन ए कल्याण अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी श्रम अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी विकास अर्थशास्त्र से, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्या है ऑप्शन ए? कल्याण अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, डाउनिंग स्ट्रीट किसका निवास है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी ब्रिटेन की महारानी का, या ऑप्शन सी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, या ऑप्शन डी अमेरिका के प्रधानमंत्री का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो आवास है उसे डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गिरवन, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी कार्बेट पार्क, या ऑप्शन डी दुधवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरवन। और गिर है कहाँ? नक्शे में देखिए, यह है गुजरात। गुजरात का ये क्षेत्र है कच्छ और ये है काठियावाड़। तो यही है गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पाया जाता है एशियाई बब्बर शेर। और हम देखें कि गिर आपने देखा गुजरात, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश। ये जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। और दुधवा कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, क्या है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए गृह सचिव, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, या ऑप्शन सी रक्षा सचिव, या ऑप्शन डी दिल्ली का उपराज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। इसे ही सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफिसर कहते हैं। यह मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्या है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, या ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एसिटिलीन। और एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 भी हमारा कूट का प्रश्न है। क्या कूट का प्रयोग सही उत्तर छांटने में कीजिए। ए देखिए, ए क्या है? कूद, बी है घूमर, सी है गरबा, डी है छारबा। एक क्या है? हिमाचल प्रदेश, 2 है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है जम्मू कश्मीर। अब इसे हम मिलान करते हैं। तो कूद कहाँ की है? कूद है जम्मू कश्मीर की। घूमर कहाँ की है? सबको पता है, घूमर डांस राजस्थान की। गरबा कहाँ की है? गरबा गुजरात की। और छारवा कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन ए 4 से, ऑप्शन ए 4 में सही है और इसमें भी है। ऑप्शन बी तीसरे में
ऑप्शन बी तीसरे में है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी, सी किस में है? गुजरात में, यानी कि दो पर भी सही है। डी का पहला, डी छारबा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, या ऑप्शन सी हैरोल्ड मैकमिलन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय हमें आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त, तो उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली थे। और हमें आज़ादी की घोषणा कब मिली थी? 3 जून 1947 को। किसने की थी? मैकमोहन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बिलासपुर, या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक है कहाँ? अमरकंटक कैमूर हिल्स में है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर, जहाँ से नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश, गुजरात का बॉर्डर, महाराष्ट्र होते हुए राजस्थान को छूते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में अरब सागर में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। क्या है? वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो सौर विकिरण में से पराबैंगनी किरणों को छांट देती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। और ये वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? पहले देखें कि वायुमंडल सबसे निचला छोर होता है क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्यमंडल, इसके बाद आयन मंडल, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो ओजोन मंडल समताप मंडल, यानी कि यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 प्रश्न है 30 डिग्री दक्षिणी और 30 डिग्री उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली सनातन पवनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यापारिक पवने, ऑप्शन बी ध्रुवीय पवने, ऑप्शन सी प्रति व्यापारिक पवने, या ऑप्शन डी मानसूनी पवने। तो पहले हम देखेंगे कि किन अक्षांशों में कौन कौन सी हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो ये है हमारा पृथ्वी, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये है 30 अंश उत्तरी अक्षांश, ये है 60 अंश उत्तरी अक्षांश, और यह है 90 अंश उत्तरी अक्षांश या उत्तरीय ध्रुव। यह है 30 अंश दक्षिणी अक्षांश, और यह है 60 अंश दक्षिणी अक्षांश, और यह है 90 अंश दक्षिणीय ध्रुव। अब हम देखें कि 30 अंश दक्षिण से लेकर और 30 अंश उत्तर तक, यानी कि ये जो रेड वाला एरो है इसे कहते हैं, इसके अंतर्गत जो बहती है हवा इसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें कहते हैं। और जो ये ग्रीन वाली हैं
ये और ये जो 30 से 60 के बीच बहती है, इसे पछुआ पौने कहते हैं। ये पछुआ पौने हैं और ये भी पछुआ पौने हैं। और ये जो 60 से 90 के बीच उत्तर में और 60 से 90 के बीच जो दक्षिण में बहती है, इसे ध्रुवीय पौने कहते हैं। जैसे पता है आपको ये ध्रुवीय है, तो ये ध्रुवीय ध्रुव से चलती हैं, तो इस वजह से इसे ध्रुवीय पौने कहते हैं। तो उत्तर हमारा होगा, आप देखिए, 30 अंश दक्षिण से 30 अंश उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा की ओर। दोनों देखिए भूमध्य रेखा की ओर बह रही हवाएं। तो कौन सी हवाएं होंगी? व्यापारिक पौने। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 क्या है? आटाकामा क्या है? ऑप्शन देखिए, चिली का मरुस्थल, ऑप्शन बी अर्जेंटीना का घास का मैदान, या ऑप्शन सी मैक्सिको का प्रायद्वीपीय भाग, या ऑप्शन डी कैलिफोर्निया का मरुस्थल। तो आटाकामा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जो ये चिली वाला भाग है, यहाँ एक मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, चिली का मरुस्थल। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देखिए घास का जो मैदान है, इसे यहाँ पंपास कहते हैं। मैक्सिको की प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका में, यहाँ से उत्तरी अमेरिका है, ये पनामा स्टेट है। कैलिफोर्निया का मरुस्थल, कैलिफोर्निया इसी मैक्सिको की ये वाली प्रायद्वीप है, यहाँ है उत्तरी अमेरिका और कैलिफोर्निया यानी मैक्सिको की। और ये केवल चिली में ही नहीं आटाकामा है, यहाँ बोलिविया एक देश है, उसका भी थोड़ा सा हिस्सा इसी आटाकामा से प्रभावित होता है। तो आटाकामा क्या है? चिली का एक मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, क्या है? कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा? ऑप्शन ए देखिए, चिल्का बिहार से, पुलिकट तमिलनाडु से, डल जम्मू कश्मीर से, या ऑप्शन डी सामर राजस्थान से। तो चिल्का देखते हैं कहाँ है। ये भारत का राज्य है ओडिशा, समुद्री तट पर स्थित है चिल्का, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट कहाँ है? इसी के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु। तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट है, तो इसमें तमिलनाडु सही है, यानी कि तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। डल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में यहाँ है डल झील, जो कि शीत ऋतु में बर्फ़ की परत ऊपर जम जाती है, जिस पर गमन भी किया जा सकता है। सामर कहाँ है? सामर राजस्थान, ये झील है, यहीं से नमक भी उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन ए गलत है। चिल्का कहाँ है? बिहार में न होकर उड़ीसा में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 18। जब कोई द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति करता है तो उसका कोणीय संवेग दृष्ट होता है, नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन देखिए, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के अनुदिश, या कक्षा के स्पर्शी के अनुदिश, या ऑप्शन सी घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश, या ऑप्शन डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कौन सा? घूर्णन तल के लंबवत रेखा के अनुदिश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि चट्टान के एक टुकड़े को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके क्या क्या? ऑप्शन देखिए, आयतन और भार वही रहेंगे जो चंद्रमा पर थे, घनत्व और भार वही रहेंगे जो चंद्रमा पर थे, ऑप्शन सी आयतन और घनत्व वही रहेंगे जो चंद्रमा पर थे, या ऑप्शन डी
आयतन और घनत्व वही, आयतन प्लस घनत्व और भार वही रहेंगे जो चंद्रमा पर थे। तो देखते हैं कि भार जो है ये गुरुत्वाकर्षण पर प्रभावित होता है। गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ये घटता और बढ़ता रहता है। तो जिसमें भार है वो ऑप्शन तो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है और ऑप्शन डी ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आयतन और घनत्व ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, ये सदैव एक समान होते हैं। जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आयतन और घनत्व वही रहेंगे। ये चंद्रमा पर भी उसी अवस्था में थे और पृथ्वी में भी वही अवस्था में रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल आवृत्ति पर, ऑप्शन बी केवल आयाम पर, ऑप्शन सी आवृत्ति और आयाम दोनों पर, या ऑप्शन डी दो स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर पर। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल आवृत्ति पर, यानी कि हर्ट्ज पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, यदि कोई धातु किसी चुंबक से हल्की सी प्रतिकर्षित होती है तो इसका अर्थ है कि धातु लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या अचुंबकीय है। कोई धातु यदि चुंबक से है, अगर यदि चुंबक से वो प्रतिकर्षित होती है तो वो प्रतिचुंबकीय होगी, यानी चुंबक की ओर जाएगी। इस वजह से ऑप्शन भी हमारा सही होगा, प्रतिचुंबकीय। प्रश्न नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी है, पारा भी है, जल भी है। वायु का किसी भी प्रकार का संगठन नहीं होता, इस वजह से न तो ये तत्व है और ना ही यौगिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? नियम देखिए, ऑप्शन ए एवोगैड्रो का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी बॉयल्स का नियम या ऑप्शन डी ग्राहम का नियम। तो हमारा ऑप्शन ए एवोगैड्रो का नियम सही है। इसी के अनुसार समान ताप और समान दाब दोनों गैसों पर आयतनों के अणुओं के रूप में समान संख्या में होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, ऑप्शन बी एगेरिकिस, ऑप्शन सी नोस्टॉक या ऑप्शन डी फन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी नोस्टॉक। नोस्टॉक और एनेविना और एजोला, एनेविना और नोस्टॉक, ये तीनों जैव उर्वरक होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए टॉमस पेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को ही श्रमिकों का मसीहा कहा जाता है। अब देखते हैं आज का हम होमवर्क, जो आप कमेंट में उत्तर देंगे। होमवर्क क्या है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? जो जितने राज्य हैं भारत के अंदर 28 राज्य और किन किन केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर कितने में राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, किन किन राज्यों में ये दोनों व्यवस्थाएं चलती हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए यह हेल्पफुल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।